नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है द वायर में। और मेरा नाम है इंद्रशेखर सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मुख्य मुद्दे के बारे में। जैसे आप जानते ही हैं कि अगले साल भारत में इलेक्शंस आएंगे। और इन चुनाव में क्या रणनीति होगी कांग्रेस पार्टी की। क्या होगा? कांग्रेस पार्टी इस समय देश की सबसे बड़ी ऑपोजिशन है और साथ ही साथ देश की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। ये जो अगला चुनाव होगा, इससे भारत की तकदीर ही नहीं बट शायद से कांग्रेस पार्टी की तकदीर भी निर्धारित हो सकती है। तो इस विशेष मुद्दे में बात करने के लिए हमारे साथ आज शो पे जुड़े हैं वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और उनके साथ में वायर के संपादक एम के वेणु जी। आप दोनों का ही स्वागत है इस शो पे। और मैं शुरू करना चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी से। दिग्विजय सिंह जी, आप इस समय जो स्टेट प्रदेश में जो जो इलेक्शंस हुए, आपके खुद के प्रदेश में इलेक्शंस हुए और उसके बाद एक चुनावी रिजल्ट आया। अब इन सारी चीजों को देखते समझते हुए कांग्रेस पार्टी की जो आगे की रणनीति होगी वो क्या होगी? थोड़ा सा इस पे आप टिप्पणी करें। बहुत बहुत धन्यवाद वेनु जी और इंद्र जी, आपको शेखर जी। बात यह है कि रणनीति कभी पहले बताई नहीं जाती है। और दूसरी बात यह है कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो इस बात में कुछ निर्णय ले सकता हूं। मैं वर्किंग कमेटी का मेंबर जरूर हूं, लेकिन जो इंडिया अलायंस का जो हमारा कोऑर्डिनेशन ग्रुप है उसके अंदर मैं शामिल नहीं हूं। अभी फिलहाल जो इलेक्शन हुए हैं उसमें 5 चुनाव में हम लोग एक जगह जीते हैं, 4 जगह हम लोग सरकार नहीं बना पाए। लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हम लोग वो पार्टी है जो कि एक जिसकी विचारधारा एक मूल भारत की जो संस्कार संस्कृति और जो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा रही है उसके अनुकूल ही कांग्रेस पार्टी काम करती रही है। और उसमें कभी समझौता हम लोगों ने नहीं किया। हम वो लोग हैं जिन्होंने धर्म के साथ अ, धर्म को कभी भी एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम नहीं लिया है। हमारी अपनी अपनी आस्थाएं हैं और आस्थाओं के अनुरूप ही हम लोग अपना काम करते हैं और अपना धर्म का पालन करते हैं, जो संवैधानिक अधिकार हम सबको मिला हुआ है। इसलिए अभी जहां तक रणनीति का सवाल है, हमारी लड़ाई आज इस देश में उन ताकतों से है जो धर्म को एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। जो यहाँ की स्थापित संस्थाएं हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, उनके साथ भी कई बार ऐसा लगता है कि समझौता कर लिया गया है। और इन सब बातों को लेकर हम लोग इस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था कायम रखने के लिए ये आज 2024 का चुनाव होने वाला है। क्योंकि ये आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में जिस प्रकार से सरकार चलाई गई है, आम आदमी गरीब आदमी गरीब होता चला गया, अमीर आदमी अमीर होते चले गए। आज पूरे देश में लगभग 72 परिवार ऐसे हैं जिनके पास उतनी आज संपत्ति है जितना कि भारत का बजट होता है। और आज इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। धर्म एक ऐसा नशा है जो कि सब चीजों को पीछे रख देता है और उसका पूरा पूरा मैं तो कहूंगा दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं कह सकता हूं कि इस लड़ाई में वो सारे लोग हैं जो गांधीवादी हैं, जो नेहरूवियन विचारधारा के हैं, जो कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ना चाहते हैं। वो सारे लोग आज एक मंच पे आ गए हैं। और मैं समझता हूं कि सब लोग, सारे राजनीतिक दल जो आज भारत के जो का भविष्य है लोकतंत्र का, उस भारत के लोकतंत्र के भविष्य को संभालने के लिए, सुरक्षा करने के लिए हम लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग इस मामले में सफल होंगे, बशर्ते जैसी चर्चा जनचर्चा आजकल है कि ईवीएम का खेल ना हो जाए। अन्यथा हम लोग निश्चित तौर पर लोगों जनता के बीच में जो नाराजी है उसको हम लोग उसका उपयोग इनको हराने में। जो मैं आपसे कह रहा था कि आज वो सारी राजनीतिक पार्टियां जो मूल रूप से गांधीवादी विचारधारा, नेहरूवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा का पर विश्वास रखती हैं, वो सारी राजनीतिक दल आज
उन सारी शक्तियों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं, जो कि धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसमें हम लोग सफल हो सकते हैं, बशर्ते कि जैसे कि जनचर्चा आजकल पूरे देश में चली हुई है ईवीएम के बारे में, यदि उस पर हम लोगों का जो की मांग है माननीय चुनाव आयोग से कि आप उसमें जो सॉफ्टवेयर डालते हैं ईवीएम के अंदर, उसको तो उजागर आपको करना चाहिए। जिन जिन देशों में ईवीएम का उपयोग हो रहा है, वहां सॉफ्टवेयर जो डाला जाता है वो पब्लिक डोमेन में होता है। और साथ में हम ये भी चाहते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं जब वोट डालने जाऊं तो मैं सही अपने मन को, या जिसको मैं वोट देना चाहता हूं उसका मैं बटन दबाऊं, और वो वोट सही में मेरे पास आया कि नहीं आया, और उसकी गिनती बराबर हो रही कि नहीं हो रही, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। और इसमें केवल 7 सेकंड के लिए वीवीपैट मशीन में मुझे चित्र दिखता है, और उसके बाद बात समाप्त हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो बैलेट यूनिट है वो डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्टेड नहीं है, वो वीवीपैट के थ्रू कनेक्टेड है। और वीवीपैट में जो चिप है वो वही सॉफ्टवेयर जिसमें क्या डला है उसकी जानकारी हमारे पास किसी के पास नहीं है, और वही तय करता है कि हमारा जो वोट है किधर गया। मैं इतना ही कह सकता हूं कि हमारे पूरे विश्व में कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें चिप ना डला हो और वो हैक ना हो सके। कैसे होता है, क्या होता है, वो एक चर्चा का विषय है। लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि अगर बैलेट पेपर से, या हम लोगों ने जो मांग की है सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए, या जो वीवीपैट स्लिप नीचे गिरती है उसको हमारे हाथ में, वोटर के हाथ में दे दीजिए, और हम एक मत पेटी में अलग से डाल देंगे, उसको काउंट कर लीजिए। ये हम लोगों की मांग है। अगर हो जाता तो ठीक है, अन्यथा हम चुनाव तो लड़ेंगे और दृढ़ता से लड़ेंगे। जी। तो वेणु जी, यहाँ पे मैं आपको लाना चाहूंगा। आप आप बाहर से सिस्टम को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आज से नहीं, कई समय से आप जो है देख रहे हैं देश की राजनीति को, देश के किस प्रकार से उतार चढ़ाव हुए हैं पार्टीज के। आपको क्या लगता है कि क्या वो चुनौतियां हैं जो कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस के सामने आ सकती है आज के जो राजनीतिक परिवेश है उसके हिसाब से? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं दो चीजें बोलूंगा। ईवीएम पे तो हम अलग से बात जी। करेंगे, उसमें और भी मसले हैं। जो दिग्विजय सिंह ने जो बोला उसके अलावा अलावा और भी मसले हैं। जी। मगर उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। मगर एक बात तो मैं ये जरूर कहूंगा कि 2024 का इलेक्शन 2019 का इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि जो 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है वो, और जो इन 10 सालों में जो आर्थिक स्थिति, चाहे सरकार आप अपने हिसाब से कुछ भी बोले, कोई भी आंकड़े दे, मगर हमें आर्थिक स्थिति जो ग्राउंड लेवल पे वो हमें दिख रहा है। और जैसे पार्लियामेंट में आपने देखा, जो जिस तरह के जो यूथ जिन्होंने पार्लियामेंट में जो ब्रीच किया सिक्योरिटी को, उनकी मांग क्या थी? वही एम्प्लॉयमेंट की मांग थी। हाँ। और एम्प्लॉयमेंट के आंकड़े तो बिल्कुल साफ बताते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक पीक में है इस वक्त, एक चरम सीमा पे है। पिछले 30-40 साल में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट अगर देखें तो बेरोजगारी, जी बिल्कुल। बिल्कुल बेरोजगारी तो बिल्कुल इस पे कंसेंसस है। और ये सरकार को भी पता है, हालांकि वो अंदर से कुछ भी इधर उधर के आंकड़े बताएं, या ईपीएफ और जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के आंकड़े दें, ऑर्गेनाइज सेक्टर का दिखाते हैं, मगर सारी जो समस्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। और कोविड के बाद, डिमोनेटाइजेशन के बाद, कोविड उसके बाद भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अभी भी बहुत ही बुरी तरह पिछड़ा हुआ है। और ये आर्थिक स्थिति तो सबको पता है। अब इसका अ, अब तोड़ अब ऑपोजिशन इसको किस तरह इस्तेमाल करती है, अ, वो देखना जरूरी है। मैं दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहूंगा, अभी कैंपेन के लिए सिर्फ कुछ महीने ही बाकी हैं, 4-5 महीने। तो इस पे एक ओवरऑल एक कंसर्टेड कैंपेन जो इंडिया अलायंस की तरफ से, और जिसमें कांग्रेस लीड करेगी, वो किस तरह इन मुद्दों को आगे बढ़ाती है, और किस तरह जो बीजेपी धर्म का जो उपयोग करती है, वो भी साफ दिख रहा है। अभी राम टेम्पल के को लेके भी बहुत बड़ा भी अभियान होगा, उसका जो 22 जनवरी जो सब अखबारों में भी छप रहा है, वो धीरे धीरे वो भी चलेगा अभियान। और दूसरी तरफ से इंडिया अलायंस के जो अपने मुद्दे को रखेगी उसके सामने, तो एक तरह से कॉन्टेस्ट होगा। और
ये देखना पड़ेगा कि ये कॉन्टेस्ट अगले 5 महीने में किस तरह ये उभरता है। और ये देखने को तो मिल रहा है कि साउथ में कांग्रेस ने अभी जीतने की जो इनको जो विनिंग वेज जिसे बोलते हैं, जीतने की आदत कांग्रेस साउथ से इन्होंने सिलसिला उनका शुरू हो गया। कर्नाटक में अच्छी जीत हुई, तेलंगाना में तो उससे भी बड़ी जीत हुई। और और कांग्रेस को इन सब सदर्न स्टेट्स में अक्रॉस कास्ट लाइंस इनको वोट मिल रहा है। और साउथ में जो हिंदुत्ववादी जो विचारधारा है उसका भी कोई ज्यादा वहां पे बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं है। तो एक साउथ में एक किस्म की पॉलिटिक्स है आज की तारीख में, वहां पे सोशल एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स कई दशकों से चली आ रही है। और वो वहां पे हिंदुत्व विचारधारा की पॉलिटिक्स वहां पे नहीं है, और कम है बहुत। कुछ कर्नाटक में होगा थोड़ा बहुत, मगर हिंदी जो हार्टलैंड में है, मेरा मानना है कि बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें इन्हीं 5-7 स्टेट से आई हैं। गुजरात को उसमें जोड़ लीजिए, वहां पे इनकी नियरली 95% सीटें आई हैं यहाँ पे। तो ये हिंदी हार्टलैंड में कांग्रेस क्या करती है, ये बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्योंकि जब जिन स्टेटों में चुनाव हुई है वहां पे तो बीजेपी की 100% सीटें थी पिछले साल पिछले लोकसभा में। अगर वहां पे कांग्रेस अगर 30-40% भी अपनी तरफ कर लेती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह, छत्तीसगढ़ या हरियाणा, झारखंड, तो फिर तो कांग्रेस फाइट में है और इंडिया अलायंस फाइट में है। मगर ये होता है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह, मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा वीनू जी के सवाल से और थोड़ा उसको समराइज भी करूंगा। जैसे आपने आर्थिक समस्याओं के बारे में बात की, आपने बात की कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से गिर रही है, भुखमरी बढ़ रही है देश में, आपने भी भुखमरी की बात करी, बेरोजगारी बढ़ रही है, और पार्लियामेंट में जो अटैक हुआ, वो अटैक तो क्या, लेकिन जिस प्रकार का जो प्रोटेस्ट हुआ वहां पे, जो लोगों ने अपनी नाराजगी जताई, उससे ये बातें साफ आती है कि देश खुश नहीं है। लेकिन क्या अर्थव्यवस्था से और आर्थिक स्थिति से इलेक्शन जीते जाते हैं? पहला सवाल तो ये, जो मुझे लगता है जो वेणु जी ने बहुत अच्छी तरीके से रखा। और दूसरा जो सवाल था कि शायद से कांग्रेस की जो लहर है, जीत की लहर, वो साउथ में तो, दक्षिण भारत में तो शुरू ही हो चुकी है, लेकिन कब वापस शायद से कांग्रेस वापस आके उत्तर प्रदेश, जो कांग्रेस का गढ़ रहा है, और जो हिंदी हार्टलैंड है, वहां पे कब वापस से वो झंडा अपना फहराएगी? और इसी से जुड़ा हुआ एक तीसरा मुद्दा, कि राहुल गांधी जी ने अभी भी कहा कि शायद से नॉर्थ ईस्ट की वो यात्रा करेंगे, जैसे जिस प्रकार से कन्याकुमारी से कश्मीर तक करी। तो क्या इनमें ये कुछ मुद्दे बाहर आएंगे? क्या ये कुछ मुद्दे होंगे जिन पे ये यात्रा करी जाएगी? इन तीनों पे थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करें आप जी। शेखर जी, मैं बेनू जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज सारी चुनौतियां हमारी जो हिंदी हार्टलैंड है, जिसको काउ बेल्ट कहा जाता है, उसमें ही है। और यही हम लोगों का कंसंट्रेशन होना चाहिए। यदि आप देख रहे हैं, आप लोग के जो हमारी रीजनल पार्टीज हैं, उनका, और जो कि सोशलिस्ट विचारधारा के हैं, गांधीयन हैं, और जो भाजपा और संघ की विचारधारा के खिलाफ हैं, ये सब लोग एक हो जाए और निष्पक्षता से अगर चुनाव हो जाए तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब तक बीजेपी को 200 सीटों के अंदर ना समेटा जाए, तब तक हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। और ये संभव है, बशर्ते हम लोग सभी इस काम में लग जाएं। इन्होंने कहा था अब क्या करना चाहिए। 19 तारीख को हमारी मीटिंग है इंडिया अलायंस पार्टनर्स की, और मैं समझता हूं कि सारे हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस मामले में मंथन करेंगे, और जल्दी से जल्दी सीट का बंटवारा हो जाना चाहिए। जल्दी से जल्दी हम लोगों का जो ऑल्टरनेटिव नरेटिव है, जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय होना चाहिए। और बेसिकली हमको जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, उसको हम लोग कैसे अ, आम आदमी के जन चर्चा तक पहुंचाएं, हमारे कैंपेन की स्ट्रेटेजी कैसी हो, ये हमारे लिए चुनौती है। और मुझे विश्वास है कि सब लोग मिलकर इस मामले में हम लोग सफल हो पाएंगे। दूसरी बात ये कि आज पूरे देश जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जिसके बारे में अभी घटना हुई संसद में, वो भी चिंता का विषय है। ये इससे जुड़े कई मुद्दे हैं, और उन मुद्दों पर हम लोग को चर्चा करना ही चाहिए।
लेकिन प्रश्न इस बात का आता है कि ये सारे जो मुद्दे हैं, हम लोगों को अमीर और गरीब की जो खाई बढ़ती जा रही है, वो हम लोगों के सामने सबसे बड़ा एक एक चिंता का विषय है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और जो जो मोनोपोलीज डेवलप होती चली जा रही हैं हमारे इंडियन इकोनॉमी में, ये हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। और और इस प्रकार से हमें काम करना चाहिए कि हर तरह से हम लोग इसका मुकाबला मिलकर कर सकें। अ, तीसरा आपका विषय क्या था? जी, कि आगे जो हिंदी हार्टलैंड में जो कांग्रेस, जैसे तो मानी कांग्रेस का घर उत्तर प्रदेश रहा है, ये बेल्ट्स रहे हैं। हार्टलैंड ही हम लोगों का एक पॉलिटिकल चैलेंज है, और इसमें कांग्रेस पार्टी हिंदी हार्टलैंड में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो हम लोग लगभग, और हरियाणा, इसमें तो हम लोग मैं समझता हूं कि 40% वोट शेयर हमारा से नीचे कब नहीं जाएगा। चुनौती हमारे पास उत्तर प्रदेश और बिहार की है, जहाँ की 80 और 50, लगभग 130 सीटें यहाँ से आती हैं। ये, और साथ में हम लोग यदि गुजरात को, इनको सबको जोड़ दें तो लगभग आधी सीटें देश की, यदि आप लोकसभा सीट देखेंगे तो ये हिंदी हार्टलैंड में आती है। और यही सबसे बड़ी चुनौती मैं तो समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, कि यदि हम लोगों ने सही तरीके से हिंदी हार्टलैंड में गठबंधन कर लिया, सीट शेयरिंग कर ली, और गरीबों का पक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति का पक्ष, अल्पसंख्यक समुदाय, वो जितने गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं, उनको सबको हमने एक एक्टिवेट कर, और भारतीय संविधान के सुरक्षा के लिए हम लोग प्रतिबद्धता से सामने आ गए। क्योंकि मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा खतरा आज इस देश में भारतीय संविधान के ऊपर ही है। क्योंकि ये जिस प्रकार से, अब जैसे इन्होंने माननीय चुनाव आयोग में सुप्रीम कोर्ट का एक सजेशन आया कि आपको सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स इन दी इलेक्शन कमीशन, उसमें जो कमिटी हो, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी होना चाहिए। अब उन्होंने जो बिल अभी पास किया है, विच इज अगेंस्ट एनी, आई थिंक, एथिक्स ऑफ ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसमें उन्होंने कह दिया साहब 3 लोग होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा, एक प्रधानमंत्री जी होंगे, और एक उनके द्वारा नियुक्त मंत्री होगा। अब इसका तो मतलब ये है कि जैसा वो चाहेंगे, प्रधानमंत्री चाहेंगे, कोई मंत्री तो उनके खिलाफ जा नहीं सकता, क्योंकि उनके ही कृपा से तो वो मंत्री पद लिए हुए हैं। अब वो अगर उस समिति में विपक्ष के नेता कुछ भी कहते रहे, तो उनके पास तो मेजोरिटी है, और मेजोरिटी अगर है तो फिर वो तीनों जो चुनाव आयुक्त हैं, जो कि जिनके ऊपर पूरी जवाबदारी, जिम्मेदारी है निष्पक्ष चुनाव कराने की, शेषन साहब के जमाना भी हमने देखा है, जब किस प्रकार से उन्होंने, शेषन साहब ने सख्ती की थी, हुकूमत पर भी लोग डरते थे। मैं उस समय मुख्यमंत्री था मध्य प्रदेश में। पूरे हम लोग शेषन साहब के जो निष्पक्षता से काम करने के हम लोग कायल थे। इसलिए जिस प्रकार से ये स्टैट्यूटरी बॉडीज को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वो हमारे सबके लिए चिंता का विषय है, और ये 2024 के चुनाव में मुख्य मुद्दा होगा। जी, वेणु जी, थोड़ा सा मैं आपके एक पुराने लेख के बारे में जानना चाहूंगा, और उससे ये कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ती है। अगर हम वोट शेयर देखें, वो जितना भी हिंदी हार्टलैंड है, जितने भी उत्तर प्रदेश के, सॉरी, उत्तरी भारत के जो प्रदेश हैं, उन सब में देखेंगे कि अपर कास्ट जितने भी लोग हैं, उनका ज्यादा वोट शेयर, और यहाँ तक कि कुछ कुछ स्टेट्स में तो ओबीसी का भी वोट शेयर बीजेपी के साथ ही रहा। तो क्या, वेणु जी, आपको लगता है कि कांग्रेस, और ये दिग्विजय सिंह जी आपके लिए भी सवाल है, कि क्या कांग्रेस पार्टी वापस से जो उनका बेस था, जो उछरी जातियों में था, अपर कास्ट लोगों में था, ओबीसी में था, उसको वापस कांग्रेस अपने फोल्ड में ला पाएगी कि नहीं ला पाएगी, और क्या चुनौती होंगी उनके लिए? ये मैं इसमें एक बात मैं रखना चाहता हूँ। मैं दिग्विजय सिंह जी से मैं सहमत हूँ कि कुछ जो स्टेट्स हैं हार्टलैंड के, जैसे छत्तीसगढ़ जहाँ चुनाव हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे कांग्रेस ने अपना
वोट शेयर को बरकरार रखा है। जो असेंबली इलेक्शन की, जो पिछले बारी जो 2018 के इलेक्शन में जो जीते थे ये तीनों स्टेट्स, तो वो वाला वोट शेयर इनका अभी बरकरार है। बीजेपी की जीत इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने अपना वोट शेयर जो है 2-3% बढ़ाया है, तो उससे उनको काफी सीटों का उनका उनका इजाफा हुआ है, उनको फायदा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कांग्रेस जो वोट शेयर इनको अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में अभी मिला है, अगर इसको ही अगर बरकरार रखें लोकसभा इलेक्शन में, तो अगर आप वो कैलकुलेशन करेंगे, एक्सट्रापोलेट करेंगे, तो 20 सीटों से ऊपर तो इनको इन तीनों स्टेट्स में मिल जाएंगी। तो वो भी एक बड़ा इंप्रूवमेंट होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 20 से 25 सीटें इनको मिलेंगी अगर ये अभी का वोट शेयर बरकरार रखे और थोड़ा उसमें अगर बढ़ा ले। बाकी चिंता का विषय ज्यादा मेरे हिसाब से यूपी ही रहेगा। यूपी में अगर सीट एडजस्टमेंट, जैसे दिग्विजय जी कहते हैं कि सोशलिस्ट और जो पार्टीज हैं, जो रीजनल पार्टीज, उनसे अगर कर ले तो अगर ऑप्टिमल अगर सीट शेयरिंग अरेंजमेंट हो तो वहां भी शायद इंप्रूवमेंट हो। मगर एक चिंता का विषय मुझे जरूर ये है कि इसमें मैं दिग्विजय सिंह की टिप्पणी भी चाहूंगा कि अभी कास्ट सेंसस के अराउंड एक पॉलिटिक्स शुरू हुई है, जो कांग्रेस ने बहुत एक बड़ा रेडिकल स्टेप लिया। जो राहुल गांधी ने जिस तरह कर्नाटक इलेक्शन में अपने जो स्पीचेस में जो उन्होंने जो अनाउंसमेंट जो किया कोलार से कि कास्ट सेंसस एक कांग्रेस के लिए कास्ट सेंसर, उसके बाद ओबीसी के लिए उनके रिजर्वेशन के लिए जितनी उनकी संख्या उतना उनका हक, जो स्लोगन है जो कांग्रेस ने जो अपनाया है, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है कांग्रेस की पॉलिटिक्स में। मगर इसको मैच्योर होने में भी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी केवल इलेक्शन के लिए 4-5 महीने रहते हैं। इसको जो कास्ट सेंसस के बाद किस तरह की ओबीसी पॉलिटिक्स, किस तरीके से एक एक विजन इंडिया अलायंस सामने रखेगी ओबीसी को उनका हक देने के लिए, वो तो उसका फायदा इस इलेक्शन में कितना होगा ये मुझे पता नहीं। क्योंकि पिछले जो असेंबली इलेक्शन में मैंने आंकड़े देख रहा था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ओबीसी के तबकों में बीजेपी की बढ़त बहुत है। मतलब 20 से 25% पॉइंट्स ओबीसी के में बीजेपी की वोट शेयर कांग्रेस से ज्यादा है। हालांकि कांग्रेस का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में उनकी अच्छी पकड़ है और उनकी बढ़त भी है। मगर ओबीसी में अगर कांग्रेस अगर इंप्रूव ना करे और तो कांग्रेस को पूरी तरह वापस आना थोड़ा मुश्किल होगा। और इस मामले में मोदी जी ने थोड़ा अपना हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ अपनी ओबीसी आइडेंटिटी को भी अच्छी तरह एक मिक्स करके एक कॉकटेल बना के वो कैंपेन करेंगे। वो तो हमें दिख ही रहा है। तो इसका क्या तोड़ है, ये जो ओबीसी के अंदर एकदम से अगले 4-5 महीने में कांग्रेस किस तरह कुछ ओबीसी के वोट्स को अपनी तरफ खींचेगी हिंदी हार्टलैंड में। हालांकि मैं मानता हूं कि बिहार में जरूर इसका असर होगा, कास्ट सेंसस जो पॉलिटिक्स का। बाकी बिहार से बाहर इन हार्टलैंड स्टेट्स में और यूपी में कितना असर होगा, इसमें क्या रणनीति होगी, ये तो कांग्रेस क्या करेगी ये अब दिग्विजय सिंह ही बता पाएंगे इंडिया अलायंस के साथ मिलकर कैसे करेंगे। तो वेनु, कास्ट सेंसस or any census is in this central list, not in the state list. Yeah. Caste surveys we can do. The states can do a caste survey, but caste census is not under the state schedule. Yeah. Therefore, I think, but at the same time, I would like to point out that Congress party has always been promoting the OBCs. If you see the last time also, we had a OBC chief minister in Chhattisgarh, in Rajasthan, and now we have in Karnataka also. Yeah. But I think it is not correct that we have not, Congress party not promoted the OBCs. In fact, I recollect in 1982-83, I was minister in Arjun Singh Ji's cabinet. Mm-hmm. And we set up a Ramji Mahajan commission to look into the OBCs, this thing. Sure. At
reservation to the OBCs much before the BJP did. And we have been promoting the leadership amongst the OBCs also. Now, for example, in Madhya Pradesh, we have a predominance of Yadavs, Kurmis, Lodhis, Kushwas, and other, and then the shepherds also. So therefore, I think we have developed leadership amongst these. And recently, yesterday, a very young, dynamic youth leader who comes from the OBC, Ritu Patwari, has also been appointed as the PCC president. Mhm. So therefore, we have to be very clear on that. Congress party primarily stands for the rights of the weakest, and that is the tribals, the scheduled castes, and of course the rights of the minorities. But at the same time, we also take cognizance of the fact that there is a one section of OBCs who feels neglected, that the dominant communities among the OBCs corner most of the reservation. So we have to be a little careful about, and we have to be a little more sensitive to the cause of the minority OBC caste communities. That also thing which Congress has to look into. नहीं दिग्विजय सिंह, संक्षेप में वीणु जी, एक मिनट संक्षेप में थोड़ा इनको मैं हिंदी में करने दीजिए अनुवाद, क्योंकि दर्शक हमारे हिंदी के हैं इस शो के लिए। तो आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटीज के लिए, जो आदिवासी समूह हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, उन सब के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आज से ही नहीं, कई समय पहले से आपने दो तीन चीजें बताई जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ों के लिए आगे बढ़ के एक स्टांस लिया। आपने खुद, दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने वो कमिटीज में थे जहां पे उनके भले के लिए और जो पॉलिसीज, जो नीतिगत बातें थी, उनके लिए काम किया। और साथ ही साथ जो बड़े लीडर हैं ओबीसी पिछड़े वर्गों से, उनको कांग्रेस की पार्टी में लाया गया और उनको अच्छे पद भी दिए गए। संक्षेप में आपने ये कहा। वेणु जी, आप बताएं जी। नहीं, मैं दिग्विजय, मैं I don't deny what you're saying is right. Congress has been from time to time, you had OBC चीफ मिनिस्टर्स, आपने सब जगह, छत्तीसगढ़ में आपके ओबीसी सीएम है, कर्नाटक में, इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा देखिए कि साउथ इंडिया में मेरा आंकलन ये है कि साउथ इंडिया में विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल पिच अराउंड कास्ट सेंसस और अराउंड ओबीसी पॉलिटिक्स, you are getting a lot of OBC votes. That's what I think. Even in Telangana, I presume a lot of OBC votes which went to BRS has now come to Congress, right? So मेरा ये कहना है कि अभी जो इंडिया अलायंस के कॉन्टेक्स्ट में जो एक ओबीसी विजन कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो आउटलाइन करेगी जो 2024 इलेक्शन के लिए, वो क्या होगा, उसमें आपने सही कहा कि कास्ट सेंसस सेंट्रल लिस्ट में, तो आप अपने मैनिफेस्टो में जाहिर है बोलेंगे कि भाई सेंटर कास्ट, अगर इंडिया अलायंस पावर में आती तो वो एक कास्ट सेंसस एक सेंट्रल लेवल पे की जाएगी, फिर उसका फिर अलाइनमेंट किया जाएगा, जो स्टेट्स के जो अलग अलग स्टेट्स अपनी जो सेंसस कर रही हैं, फिर उससे उसका अलाइनमेंट किया जाएगा और किस तरह अति पिछड़े हैं उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो इस तरह का जो एक विजन स्टेटमेंट क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, ये मैं पूछ रहा हूँ। विनु, ये तो मैं आपको अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये 19 तारीख की मीटिंग में क्या होगा, क्या नहीं होगा और क्या होना चाहिए, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इतना जानता हूं कि आज पूरे देश में जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी आ रही, मतलब जो अमीर और गरीब में जो अंतर आता जा रहा है, वो हमारे लिए आने वाले समय में जो सोशल ऑर्डर होगा उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। यदि आप देखेंगे कि जो 4 दिन पहले जो घटना हुई संसद में, उसकी लड़ाई क्या थी? बेरोजगारी, गरीबी और ये सारे मुद्दे जो हैं, जिसको कि ना तो जो आपका वायर तो जितने आपके हैं आपने हमेशा उनकी लड़ाई लड़ी है, लेकिन जो हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, जो हमारे जो प्रिंट मीडिया है, वो कभी भी इस बात को उजागर करने में डरता है, और जिसकी वजह से आज एक तरफा माहौल बन रहा है कि साहब सच्ची झूठी खबरें जो हैं बताई जाती हैं कि साहब बड़ा हमने तरक्की कर ली है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी होने जाने वाली है। ये सारी बातों को
काउंटर करने के लिए जो वायर ने एक रोल अदा किया है, उसके लिए मैं तो आपको बधाई देता हूँ। और आपको उसकी वजह से सजा भी मिली है, मैं जानता हूँ। आपको ऊपर परेशानी भी आई है, बट उसके बावजूद भी आपने अपने विचारधारा और अपने जो आदर्श हैं उसको अपनाए रखा। उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। इसलिए साथियों, विनू जी और इंद्रशेखर जी, 19 तारीख की बैठक में सारी चर्चाएं होंगी। क्या हमारी कैंपेन स्ट्रेटेजी होना चाहिए, सीट शेयरिंग कैसे होना चाहिए, हमारा कॉमन मैन प्रोग्राम क्या होना चाहिए, ईवीएम के इशू पर क्या चर्चा होना चाहिए, इन सब बातों पर चर्चा होकर उसमें निर्णय लिया जाएगा। जी, जब आपने ईवीएम की बात की दिग्विजय सिंह जी, जो बहुत ही ज्यादा मुख्य मुद्दा है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि ईवीएम का जब भारत में लाया गया, वो कांग्रेस काल में था। और उस समय बीजेपी के एक एमपी भी थे, राव साहब, जीवीएल राव। उन्होंने किताब भी लिखी थी कि शायद से ईवीएम से पूरे देश की लोकतंत्र को खतरा है। साथ ही साथ एल के अडवाणी जी ने कहा कि जब वो इलेक्शन हार गए थे उस समय, कि ये ईवीएम में घपला किया गया है। आज एक पूरा जो सर्कल जिसे कहते हैं वो पूरा पूरा खत्म हुआ, और आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का ये दावा है कि ईवीएम में कुछ समस्याएं हो रही हैं, उसके सॉफ्टवेयर में समस्याएं हो रही हैं, तो ढंग से नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या चलन है? इस पे आप कैसे देखते हैं आप? बात तो सही है शेखर जी। ये समस्याएं सामने हैं और इनका निराकरण करने के लिए भी हम लोग इंडिया अलायंस में चर्चा तो होगी ही। मुझे तो पूरा विश्वास है कि अगर सब लोग ने एक बड़े मुद्दे को लेकर, बड़ा मुद्दा क्या है, क्या भारत में लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, हम्म। क्या भारत में गरीबों का हक रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या भारतीय संविधान में जो छेड़छाड़ हो रही है वो रुकेगी नहीं रुकेगी, क्या निष्पक्ष हमारे चुनाव आयोग रहेगा, क्या जुडिशरी में हमको न्याय मिलेगा। ये सारे मुद्दे हमारे सामने आने वाले हैं। और मैं समझता हूं कि ये 2024 का चुनाव एक वाटरशेड होगा पूरे देश की की इतिहास में, कि क्या हम लोग इस चुनाव के माध्यम से लोकतंत्र को बचा पाएंगे या ना बचा पाएंगे। एक सवाल मैं दिग्विजय सिंह आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये लोगों तक, ये जो फेडरलिज्म पे जो इंडियन जो यस, फेडरलिज्म पे जो प्रहार हो रहा है, बिल्कुल। इसको लोगों तक आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? क्योंकि कल मैं जस्टिस रोहिंटन नरीमन का एक स्पीच सुन रहा था दिग्विजय जी, उसमें उन्होंने ये बात कही कि किस तरह केरला के गवर्नर ने कोई हाँ, 8 बिल जो केरला की सरकार पारित करना चाहिए, उसमें से 8 में से 7 वो प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं। इसका मतलब उसका कोई उस प्रेसिडेंट को रेफर कर रहे हैं, इसका मतलब जस्टिस जो रोहिंटन नारीमन जो अभी रिटायर हुए, फली नारीमन के वो है तो पुत्र। सुपुत्र है, उन्होंने कहा कि अगर प्रेसिडेंट को रेफर किया मतलब वो खत्म हो गया, उसका कोई तोड़ ही नहीं है फिर। तो ये तो बिल्कुल एक स्टेट्स में लेजिस्लेटिव क्राइसिस क्रिएट क्रिएट हो रहा है। इसको इंडिया अलायंस को किस तरह कम्युनिकेट करेगी लोगों के बीच में? वेनु, ये भारत एक मल्टी एथनिक, मल्टी कास्ट, मल्टी रिलीजियस पार्टी है, देश है। और इस देश में अ, सब लोगों को साथ में लेके आप नहीं चलेंगे तो बात बनेगी नहीं। कोई ऐसा विश्व में देश नहीं है जहां इतने अलग अलग मातृभाषाएं हों। ये भारतीय संविधान ही हमारा एक, और भारतीय संविधान में जो फेडरल एक स्ट्रक्चर दिया गया है, वो अपने आप में हम लोगों को एक बाइंडिंग फैक्टर है इस देश को एक रखने के लिए। नहीं तो आप देखिए नॉर्थ ईस्ट का तमिलनाडु से क्या संपर्क है। वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, बोलचाल अलग है। तो इसलिए जो मैंने भी भाषण सुना रोहिंटन जी का, नारीमान जी का, बहुत अच्छे उन्होंने मुद्दे जो 4 उठाए, उसमें फेडरलिज्म एक विशेष मुद्दा था। और ये हम लोगों के लिए वाकई में चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से ये तमिलनाडु की चयनित सरकार, डीएमके के की सरकार को ये परेशान किया जा रहा है केंद्र द्वारा, किस प्रकार से केरला में जो माननीय राज्यपाल जी ने जो किया है, अपना कहना नहीं चाहिए, लेकिन आरिफ मोहम्मद साहब इतने ज्यादा एक पक्षपात करेंगे, मुझे तो कतई उनसे उम्मीद नहीं थी। हमारे पुराने मित्र रहे, हम दोनों संसद में साथ रहे।
इसी प्रकार जब मैं मुख्यमंत्री था तो ये एक हमारे गवर्नर हुआ करते थे वहाँ, महावीर प्रसाद जी। वो हमारे जो बिल पास कर देते थे वो लोग बैठ जाते थे। आज संविधान में रिजेक्शन का प्रावधान नहीं है, लेकिन कितने दिनों में कोई राज्य सरकार के आए हुए बिल को मंजूरी देना है, उस पर कोई, उसमें साइलेंट है कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। तो इसके लिए मेरे कई बिल उन्होंने रख रख लिए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से आके कहा, उनको फिर वहां से कहा गया कि नहीं ऐसा भाई मत करिए। तो कुछ बिल पास हुए, कुछ फिर उन्होंने लेके फिर बैठे रहे। तो पर यहाँ दिग्विजय, यहाँ तो प्रेसिडेंट को रेफर करने, प्रेसिडेंट को रेफर करने मतलब खत्म, वो पूरा रिजेक्ट हो गया। देखिए, ये मेरे साथ भी हुआ, दो बिल मेरे भी यहाँ रेफर किए गए थे। तो ये एक स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी शुरू से रही है, और ये आज इसका उपयोग यहाँ पे जो दुरुपयोग ज्यादा कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों को तो इस मामले में बड़ा साफ बात लाइन लेनी पड़ेगी। और जो 4 मुद्दे जस्टिस नारीमान साहब ने जो उठाए हैं, बहुत ही है, और मैं उनके साहस को दाद देता हूँ जो उन्होंने स्पष्टता से अपनी बात कही है। मैंने काफी उसमें 2 बार उनके उस भाषण को सुना। तो ये सारे जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, वाकई में हैं, इनके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो इस देश में ना लोकतंत्र बचेगा, ना भारतीय संविधान बचेगा। तो दिव्या, इसमें मेरा सवाल यह है कि इसको एक सिंपल तरीके से लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना कि भाई आपका संविधान ही खतरे में है। जैसे अब सुप्रीम कोर्ट, इसकी भी आलोचना हो रही है जो रोहिंटन साहब ने किया कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल साइलेंट रही जो आर्टिकल 370 वाले जजमेंट में, कि स्टेट को, किसी स्टेट को एकदम 2 यूनियन टेरिटरी रीऑर्गेनाइज करके यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर देना, इसका भी कोई इसकी इलीगैलिटी में भी कोई मतलब कोई टिप्पणी नहीं है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, और कोई मतलब एग्जामिन भी नहीं किया उस इशू को। और साउथ के कई स्टेट्स, दिग्विजय, मैं अभी तेलंगाना में मैं इलेक्शन कवर कर रहा था, मुझे केटी रामाराव ने ये साफ बोला ऑन रिकॉर्ड, जो मैंने छापा भी, कि सेंटर कहने लगे कि उनके स्टेट्स को एक इकोनॉमिक सैंक्शन, जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक सैंक्शन किया जाता है, अमेरिका करती है और देशों पे, उस तरह वो कहने लगे हम पे इकोनॉमिक सैंक्शन किया सेंटर ने किया, और पूरा हमारे अलग, बिल्कुल अलग मापदंड, फिस्कल डेफिसिट पे, वो बोरोइंग पे सीलिंग लगा रखी है, पैसे रिलीज नहीं किए जा रहे हैं, हर किस्म के जो उन्होंने कहा इकोनॉमिक सैंक्शन, एक एनिमी कंट्री को जिस तरह सैंक्शन करते उस तरह हमें सैंक्शन किया, ये मुझे केटी रामाराव ने बताया। बिल्कुल तो, सही, तो बिल्कुल आप सही है, क्योंकि डीएमके के कई मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमसे मिलते जुलते हैं, और वो इस बात को साफ कह रहे हैं। यहाँ तक कि चिदम्बरम साहब भी इस मामले में चिंतित थे, उन्होंने भी मुझसे इस बारे में कहा था कि पूरी तरीके से तमिलनाडु सरकार को ये इकोनॉमिक सैंक्शन जो आपने कहा, में तो थ्रॉटल किया जा रहा है, उनका गला घोटा जा रहा है इकोनॉमिकली ये। और इसी कर्नाटक में भी आप देख लीजिए, कर्नाटक में जो हमारे जो पीडीएस सिस्टम में कैसे हमको और अनाज देना है, उसके बारे में भी पूरी तरीके से भेदभाव का किया जा रहा है। इसी तरह से तीसरी बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के सरकारें लोन पे लोन लिए जा रही हैं, कर्जे पे कर्जे जा रही, उन पर कोई बंदिश नहीं है, लेकिन नॉन बीच स्टेट्स में इन लोगों पर बंधन बना हुआ है। तो ये आपको तरीके से केंद्र सरकार काम कर रहा है जो कि बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और ये डबल इंजन सरकार की जो बात आई है, ये अपने आप में हम लोगों के लिए एक बहुत एक चिंता का विषय है। और दिग्विजय सिंह जी, यहाँ पे जोड़ने में एक सवाल आता है, क्योंकि आपकी बातों से और वेणु जी की बातों से और साथ साथ आंकड़े पढ़ के समझ में आता है कि क्या ये जो 10 साल हुए हैं, क्या भारत की अर्थव्यवस्था और समाज पे एक टाइम बॉम्ब लग चुका है जो बहुत जल्दी फटने वाला है, क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज है, इतनी ज्यादा भुखमरी है, इतनी ज्यादा बेरोजगारी है। क्या लगता है आपको आगे के भविष्य के बारे में? मैं तो अपनी बात को आपको बता ही चुका हूं कि हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज बढ़ती हुई जो जो बढ़ता हुआ एक खाई है, बढ़ती हुई खाई है गरीब और अमीर की। ये सोशल ऑर्डर को कितना डिस्टर्ब करेगा आप समझ नहीं सकते। ये तो शुरुआत हमने देखा है 4-5 दिन पहले जो घटना हुई है, ये जन जन तक पहुंच रही है, आप इसको रोक नहीं सकते। और इसको आप
यदि आपने निष्पक्ष चुनाव कराना बंद कर दिया और लोकतंत्र अगर नहीं रहा तो भारत में एक तंत्र नहीं चल पाएगा। राज्यों में जो एक डबल इंजन सरकार का जो कंसेप्ट है इनका, ये बेसिक फेडरल स्ट्रक्चर के भावना के खिलाफ है। इसलिए हम लोग तो नहीं समझते कि 2024 के चुनाव में अगर इन पे समझौता हम लोगों ने सही ढंग से हम लोग लड़ाई नहीं लड़े तो देश पर उसके संविधान पे खतरा है, फेडरल स्ट्रक्चर पे खतरा है, और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र पे खतरा है। एक दिग्विजय जी, एक सवाल मैं जो मेरे जहन में थी, मैं आपसे पूछना चाहता था, वो ये कि अ, आप ठीक कह रहे हैं कि बीजेपी धर्म का तो उपयोग कर ही रही है, और वो अभी अगले 4-5 महीने में वो और भी बढ़ेगा, ये राम टेम्पल का जो इनॉग्रेशन वगैरह उसको लेके। मगर जो इंडिया अलायंस है दिग्विजय जी, इनकी कोई स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरह इसको काउंटर किया जाए? क्योंकि एक एक आलोचना ये भी होती है कि कांग्रेस पार्टी की भी और कुछ और अलायंस मेंबर्स की भी, कि थोड़ा बहुत सॉफ्ट हिंदुत्व वाला भी अप्रोच आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं इसमें। उसमें आपको फिर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई अगर वोटर सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ क्यों जाए, उन्हें अगर पूरा एक हिंदुत्व का वो मिल रहा है तो इसमें कोई क्लियर तरीके से, जो विदाउट एक ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से कोई ऑल्टरनेटिव सेक्युलर और प्लूरलिस्ट अप्रोच, इसका 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 कुछ खुलासा होगा इंडिया अलायंस की तरफ से? देखिए, ये सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आप लोग हिंदुत्व का जो वर्ड आपने निकाला, इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, एंड आई एम ए डिवोट हिंदू, बट आई डोंट सपोर्ट हिंदुत्व। therefore हिंदुत्व is an identity which was created, जो एक पहचान बनाई थी सावरकर जी ने, उसकी वजह से ये हिंदुत्व का शब्द आया है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और आप लोगों ने उसको सॉफ्ट और हार्ड हिंदुत्व कर दिया। अगर दिग्विजय सिंह मंदिर में जाता है तो भाई क्यों ना जाए, वो कोई सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया है। अगर कोई महात्मा जी मेरे घर पर आते हैं, मैं उनको चरण छूता हूँ, तो ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है। मेरा ये उनकी प्रति आस्था है, मैं उनकी चरण छूता हूँ। हमारे आचार्य जी स्वरूपानंद जी महाराज का मैं दीक्षित शिष्य था, मैं उनके चरण छूता था, उनसे मिलता था। ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व थोड़ी ना हो गया। यदि मैंने नर्मदा परिक्रमा कर ली तो क्या सॉफ्ट हिंदुत्व हो गया? ये एक आस्था का प्रश्न है, एक हम लोगों के इसमें आप उसको रिलीजन। लेकिन दिग्विजय सिंह अगर वोट मांगने के लिए अगर धर्म का उपयोग करें, वो मैं इसके खिलाफ हूं। और मैंने जीवन में जितने चुनाव लड़े हैं, मैंने कभी भी अपने धर्म के आधार पर अपना कभी वोट नहीं मांगा, ना मैं कभी जीवन में मांगूंगा। मैं पूरे तरीके से इसके खिलाफ हूँ। चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो या हिंदू हो, कोई भी व्यक्ति को आज के संविधान, हमारे भारतीय संविधान में और इलेक्शन लॉज में इजाजत नहीं है कि वो धर्म के नाम पर वोट मांगे। अब कर्नाटक के चुनाव में आप देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा एक वायलेशन किया है कोड ऑफ कंडक्ट का। उन्होंने कहा था, भाइयों और बहनों, बजरंग बली का नाम देकर बटन दबाइए। अब ये प्रधानमंत्री एक बात कर रहा है और चुनाव आयोग उनको नोटिस तक नहीं दे रहा है। ये निष्पक्ष, ये घोर पक्षपात है ये तो। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए। और दर्शकों, ये शो तो खत्म हुआ, लेकिन अगर आप अपनी कोई बात दिग्विजय सिंह तक पहुंचाना चाहते हैं या वेणु तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अपनी कमेंट लिखिएगा या ट्विटर पे ट्वीट करिएगा। तो दोस्तों, नमस्कार। शो पे जुड़ने के लिए। तो बाहर आपके लिए और शो जल्दी ला रहा है। धन्यवाद।